हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे इस वीकली प्रोग्राम में, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के इश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो इस वीक हमें दो इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करने हैं। फर्स्ट इशू है अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के आउटकम क्या है ये हमें समझना है, और साथ में हम जानेंगे कि सेंट्रल एशियन रीजन इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए कौन कौन सी चुनौतियां सेंट्रल एशियन रीजन में उपलब्ध हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत हमेशा से ग्लोबल साउथ की वॉइस बनकर रहा है और आप जानते ही होंगे कि भारत थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का लीडर है। इसी कंटेक्स्ट में हम यहां समझेंगे कि ग्लोबल साउथ क्या होता है, ग्लोबल नॉर्थ क्या होता है, भारत के लिए इसका महत्व क्या है और भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिसंबर मंथ लगभग आधा खत्म हो चुका है। ऐसे में बहुत सारे एस्पिरेंट प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो हम आपके लिए मेगा विन प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें आपको 15 मेंस के टेस्ट मिलेंगे, 3 एसए के टेस्ट मिलेंगे, और यहाँ स्पेशल फीचर ये होगा कि आपको हर टेस्ट से पहले एक गाइडेंस वीडियो और एक अप्रोच सेशन मिलेगा। गाइडेंस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है आपको सिलेबस के बारे में गाइड करना कि आपको किसके अकॉर्डिंग कैसे आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। उसके अलावा अप्रोच सेशन का ऑब्जेक्टिव होगा मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हुए आपको यह बताना कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स में कौन कौन से डायमेंशंस को कवर करना है, सो दैट आप अपने मार्क्स को मेंस एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा इंक्रीज कर पाएंगे। हर टेस्ट के बाद हम आपको एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिलेगी और साथ में टेस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको हमारे शेड्यूल को ही फॉलो करना है टेस्ट के लिए। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग टेस्ट को दे सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड है आप उस टेस्ट को पहले दे सकते हैं। अब यहाँ फीस मैंने लिख दी है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। अगर आपको कोई क्वेरी है फर्दर इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक देखते हैं, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया का। अब इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूं कि आखिर ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के प्रीलिम्स में, 2017 के प्रीलिम्स में सॉरी। क्वेश्चन है, चाबाहर पोर्ट से भारत को क्या लाभ होगा। अब आप बोलेंगे सर आप तो सेंट्रल एशिया पढ़ा रहे हो, ये चाबाहर पोर्ट को कहां पर ले आए, है ना। तो देखिए, चाबाहर पोर्ट यानी कि ईरान का ये पोर्ट है और सेंट्रल एशिया रीजन में आपस में डिफरेंस है, लेकिन ये एक कनेक्टिविटी बनाने का भी काम करते हैं। और भारत चाबाहर पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में शामिल करने का पक्षधर है। तो इसी कंटेक्स्ट में चाबाहर पोर्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम इसको कहीं ना कहीं सेंट्रल एशियन रीजन से जोड़कर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब इससे क्या इंडिया को बेनिफिट होंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शंस बताना है और कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स का वेट करूंगा। अब देखिए, एक और क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया था 2018 में, ये डायरेक्टली सेंट्रल एशिया से है। यहां क्वेश्चन है, सेंट्रल एशिया का रीजन इंडिया के लिए एक इंटरेस्ट जोन है, लेकिन इस जगह पर बहुत सारी आउटसाइडर पावर ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। तो इस कंटेक्स्ट में अशगाबाद एग्रीमेंट भारत के लिए किस प्रकार सेंट्रल एशियन रीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ओके, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हमारे पास आज इनफ टाइम मिलेगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही टॉपिक हैं डिस्कस करने के लिए। तो इसको मैं डिटेल में आप लोगों को फ्रेम करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। और सेंट्रल एशिया का मैंने आपको कंटेक्स्ट बता ही दिया है कि कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अभी बैठक हुई थी, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। मैप में आप देखिए तो अफगानिस्तान की स्थिति आपको यहां पर दिख जाएगी। उसके बाद यहां पर एक बॉर्डर कंट्री दिखेगी, इंडिया इससे बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद ताजिकिस्तान आपको दिखाई देगा, उज्बेकिस्तान आपको दिखाई देगा, ये भी यहां बॉर्डर शेयर कर रहा है। उसके अलावा किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, तो इनके बीच में अफगानिस्तान को लेकर एक बैठक हुई है। क्योंकि अगर अफगानिस्तान में इनस्टेबिलिटी रहती है तो इस इनस्टेबिलिटी का फर्क पूरे के पूरे सेंट्रल एशियन रीजन पे पड़ेगा और इसका प्रभाव इंडिया पर भी पड़ेगा और साउथ एशियन कंट्रीज पर भी पड़ेगा। तो यहां अगर आतंकवाद का प्रसार होता है तो ये पूरे का पूरा जो रीजन आप देख रहे हैं ये अस्थिर हो जाएगा। इसी कंटेक्स्ट में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर यह बैठक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं कि सेंट्रल एशियन रीजन की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। तो सबसे पहले तो आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि भारत और सेंट्रल एशिया के रिलेशन न्यू हैं, बहुत पहले से हमारे रिलेशन हैं और यहां एक रूट उपलब्ध हुआ करता था जिसका नाम है सिल्क रूट।
और सिल्क रूट के थ्रू बहुत बड़ा व्यापार एशिया और यूरोप के बीच में किया जाता रहा है बहुत पहले से। अब ये रूट आप देख लीजिए मैप में, देखिए ये रूट है, दिल्ली को कनेक्ट करता है, उसके बाद चाइना को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कनेक्ट करने का काम कर रहा है और साथ में यूरोप को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये रोड काफ़ी बड़ा था और इससे काफ़ी ज़्यादा व्यापार किया जाता था। तो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो ऐतिहासिक रूप से काफ़ी व्यापक रही है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। ठीक है, चलिए दूसरी अगर हम बात करें तो ये एशिया को यूरोप से कनेक्ट करने का भी प्रयास करता है। प्रयास क्या करता है, कनेक्ट करता ही है ना। जैसे आप यहां पर अगर मैप में देखें तो ये हो गया इंडिया, और इंडिया के बाद अगर आप देखें तो इंडिया को ये रूट कनेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं यूरोप से। ठीक है, ये बहुत सारे रास्ते हैं इसमें। तो अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां इंडिया की सॉवरेनिटी को लेकर क्वेश्चन मत करिएगा कि इंडिया का मैप पूरा नहीं दिखाया गया है। इसमें ये जो मैप है वो काफी पुराना मैप है, क्योंकि ओल्ड सिल्क रूट का मैप है। तो यहां आप टाइम देख सकते हैं, बहुत पुराना टाइम है। तो कोई भी ऐसा आप लोगों को कंसर्न यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये मैं एक्स्ट्रा आपको क्लैरिफिकेशन दे दे रहा हूँ। चलिए उसकी बात अगली बात करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एशिया। तो अगर देखिए सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी रहती है तो इससे पूरे रीजन का डेवलपमेंट हो जाएगा। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में टेररिज्म का प्रभाव हमेशा से रहा है। कुछ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ फंडामेंटलिस्ट हैं जो इस रीजन को अस्थिर बनाने का प्रयास करते रहते हैं, यहाँ के नेबरिंग कंट्रीज को सुरक्षा खतरा उत्पन्न करते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्टेबिलिटी यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसी चीज को इसमें डिस्कस किया गया है। उसके बाद सेंट्रल एशिया रीजन भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते होंगे कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे में एनर्जी सिक्योरिटी का कंसर्न भी देशों के सामने उभर कर आ रहा है, क्योंकि अब हम ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर नहीं जा सकते, अब हमें ग्रीन एनर्जी की जरूरत है। और ग्रीन एनर्जी के लिए आपको न्यूक्लियर पावर पे भी जाना पड़ता है। और जब आप न्यूक्लियर पावर पर जाते हैं तो चूंकि भारत के पास यूरेनियम के भंडार बहुत ज़्यादा नहीं है, भारत को अपने यूरेनियम के लिए दूसरे देशों के साथ संपर्क बनाना पड़ता है। और सेंट्रल एशिया में यूरेनियम के अच्छे भंडार हैं। तो आप ये देखेंगे कि सेंट्रल एशियन रीजन से भारत के संबंध एनर्जी को लेकर बहुत व्यापक हैं। इसमें एक कंट्री है जैसे कजाकिस्तान, इन्होंने हमें 9,000 टन से ज़्यादा यूरेनियम का एक्सपोर्ट किया है। ओके, और ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नेचुरल गैस के भी भंडार पाए जाते हैं और इसी के लिए हमने कुछ प्रोजेक्ट भी चला रखे थे। जैसे एक गैस पाइपलाइन का नाम आपने सुना होगा, तापी। ये किस किस को कनेक्ट करेगा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। इसके अलावा एक और पाइपलाइन है IPI, जिसका नाम है ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया। अब इस प्रोजेक्ट में चूंकि पाकिस्तान हमेशा सेंटर में आ रहा है और आप जानते हैं भारत के संबंध पाकिस्तान से अच्छे नहीं रहे हैं शुरुआत से ही, तो ऐसे में इन दोनों ही प्रोजेक्ट पर कुछ खास प्रगति देखने को नहीं मिली है। उसके अलावा अगर हम अब देखिए इसी से एक चीज और निकल कर आती है, चूंकि पाकिस्तान की वजह से मेन प्रॉब्लम हो रही है, तो हम पाकिस्तान को बाईपास करना चाहते हैं। और पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए ईरान भारत के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है और इसीलिए हम चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि बिना पाकिस्तान के हम सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकें और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत कर सकें। ओके, दी नेक्स्ट थिंग इज कनेक्टिविटी एंड ट्रेड। देखिए अगर भारत सेंट्रल एशिया रीजन से कनेक्ट हो जाता है तो यूरोप से भी कनेक्ट हो जाएगा और भारत के लिए एक बड़ा मार्केट यहां पर उपलब्ध हो जाएगा। और भारत के लिए बड़ा मार्केट रहेगा तो ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा आप जान रहे होंगे कि भारत में रोजगार की भी बहुत समस्या है, तो एम्प्लॉयमेंट भी इससे जनरेट होगी। तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है सेंट्रल एशिया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मीटिंग की हाईलाइट की, तो मीटिंग में क्या क्या चीजें हुई हैं। अब देखिए मैंने आपको हमेशा से बताया कि जब भी इंटरनेशनल फोरम्स पर भारत कुछ बात करेगा तो कुछ तो कॉमन चीजें होंगी। जैसे एक तो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा भारत उठाएगा ही उठाएगा। उसके अलावा अगर कोई सिक्योरिटी का थ्रेट है तो सिक्योरिटी के थ्रेट पे भारत पंचशील की बात हमेशा करेगा। अब पंचशील की फॉरेन पॉलिसी क्या है, इसके जो मेन थीम है, इसके जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं इसको पहली बार बता रहा हूं, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इस चीज को डिस्कस किया है। तो आपने याद किया कि नहीं किया वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन कौन से पंचशील के सिद्धांत हैं। अब जो पंचशील के सिद्धांत हैं, भारत सिक्योरिटी कंसर्न में हमेशा उन चीजों को लेकर आएगा। जैसे यहां पर आप फर्स्ट पॉइंट ही देखेंगे, भारत हमेशा क्या करेगा, अफगानिस्तान में पीसफुल स्थिति को सपोर्ट करेगा, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेगा और अफगानिस्तान को सिक्योर बनाने की बात करेगा।
और एक्चुअल में अफगानिस्तान में हमारा इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है। हमने वहां डैम बनाने में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यूनिवर्सिटीज बनाने में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो चूंकि भारत का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी मौजूद रहनी चाहिए। इसके अलावा भारत यहां पर सॉवरेनिटी की भी बात करता है, यूनिटी की बात करता है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भी बात करता है। अब जानते होंगे अफगानिस्तान के संबंध पाकिस्तान के साथ भी अच्छे नहीं रहे हैं, दोनों को लेकर सीमा पर कुछ कुछ विवाद चलता रहता है। तो इसीलिए भारत सॉवरेनिटी, यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का हमेशा समर्थन करता है और ये हमारी पंचशील नीति का अनुपालन है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें मीटिंग के आउटपुट की, तो इंडिया ने एक प्रपोजल रखा था इस मीटिंग में और प्रपोजल है चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से कनेक्ट करना। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने भारत के इस प्रस्ताव पर हामी भरी है, मतलब उन्होंने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है। अगर हम तीसरे हाईलाइट की बात करें तो 1996 में भारत ने एक प्रपोजल रखा था यूनाइटेड नेशन में टेररिज्म को लेकर। आप जानते हैं, देखिए अफगानिस्तान क्षेत्र हो गया, पाकिस्तान क्षेत्र हो गया, यहां टेरर एक्टिविटीज काफी ज्यादा होती रहती हैं और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप जानते हैं जिसमें गोल्डन क्रिसेंट का क्षेत्र है, जहां मादक पदार्थों का, अफीम का व्यापार बहुत ज्यादा होता है और जहां अफीम का व्यापार होता है उस पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए सीधे सीधे किया जा सकता है। तो यहां सिक्योरिटी को लेकर काफी कंसर्न है। तो भारत ने 1996 में जो प्रस्ताव रखा था उसके अडॉप्शन की बात इस मीटिंग में रखी है और इसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ठीक है, तो टेररिज्म की बात हमेशा भारत इंटरनेशनल फोरम्स पे करेगा ही करेगा। तो ये इसके मीटिंग्स के आउटपुट थे, आपको यहां रटने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक बार मैप देख लीजिए, आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये हमें कनेक्ट करेगा रशिया से, है ना, मॉस्को राजधानी है वहां की, उसके बाद अस्ट्राखान पोर्ट है रशिया का, वहां से ये निकल कर आएगा, उसके बाद ईरान को कनेक्ट करेगा चाबहार पोर्ट को और उसके बाद ये मुंबई तक आएगा। ठीक है, तो ये 2-3 लोकेशन आपको याद रखनी है। चाबहार पोर्ट, यहाँ पर 2 पोर्ट हैं। ठीक है, एक तो बंदर अब्बास है और एक चाबहार पोर्ट है। चाबहार को अभी हालांकि इसमें शामिल नहीं किया गया है, बट भारत ने, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा मीटिंग में, भारत ने इसका समर्थन किया है और जो और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी इस पर सहमति व्यक्त की है। ओके, तो चलिए ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इस सेंट्रल एशिया रीजन को लेकर। अब हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ को। तो अगर हम बात करें ग्लोबल साउथ की, तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड होती हैं? तो ऐसी कंट्रीज जो या तो लो इनकम लो इनकम में है या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे सर? इसका एग्जांपल हो जाएगा एशियन कंट्रीज, चाहे आप भारत को देखें, चाहे आप अफगानिस्तान को देखें, चाहे आप पाकिस्तान को देखें, बांग्लादेश को देखें, ये सभी कंट्रीज इसमें आ जाती हैं। चाइना भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ये सभी यहां पर शामिल होती हैं। अगर हम ग्लोबल नॉर्थ की बात करें तो सर इसमें कौन कौन सी शामिल होती हैं? इसमें वो कंट्रीज शामिल होती हैं जहां पर हाई इनकम है। ओके, अब इसमें एग्जांपल आ जाएगा यूएस का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, रशिया का। ठीक है, अगर हम कॉमन चीजों की बात करें कि आखिर भारत ग्लोबल साउथ की बात हमेशा क्यों करता रहता है, और देखिए आप खुद ही देखें, आपके दोस्त कौन बनते हैं? आपके दोस्त वही बनते हैं जिनके साथ आपके विचार मिलते हैं, मतलब आपके साझा इंटरेस्ट होंगे तभी आप किसी व्यक्ति को दोस्त बनाएंगे। ओके, तो ऐसे में अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉमनिटीज जरूर होंगी, दोनों में समानताएं जरूर होंगी। अब समानताएं कई तरीके से आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप इकोनॉमिकली देखिए, यहां पर जितनी भी कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ में, चाहे इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, चाइना हो गया, ये सारी कंट्रीज लगभग सिमिलर पॉइंट पे हैं। इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी लगभग सिमिलर रहती है। यहां पर वेल्थ सिमिलर है, एजुकेशन की क्वालिटी भी सिमिलर है और हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी लगभग समान है। तो ये कॉमनिटीज हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे तो ये सभी कंट्रीज कोलोनाइजेशन का इन पर प्रभाव रहा है, इनको कॉलोनीज बनाया गया था और यहां से रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन किया गया था। तो सभी कंट्री कहीं ना कहीं कॉलोनियल मानसिकता से प्रभावित रही हैं और इन कंट्रीज को जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यहां पर इनको जगह ही नहीं दी गई है। मतलब आप ये देखिए कि इतना बड़ा रीजन है, पूरे एशियन कंट्रीज आ रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज आ रहे हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज आ रहे हैं और बड़े बड़े फोरम्स में आपने इनको जगह ही नहीं दी है।
ओके, और यहां पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी निवास करती है, उसके बावजूद भी स्थिति इतनी खराब है, तो भारत क्यों ना उठाएगा ग्लोबल साउथ की बात को। ठीक है, अगर हम थर्ड बात करें, और यहां अगर आप कमेंट देखेंगे चीजों को, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी का इंपैक्ट सबसे ज्यादा इन्हीं कंट्रीज पे होता है। एक रीसेंट एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए रशिया और यूक्रेन का वॉर। अब इसका बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है इन सभी कंट्रीज पे, ग्लोबल साउथ वाली पे। यहां पर फूड के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और इसकी वजह से भुखमरी की कंडीशन भी बढ़ रही है। ठीक है, हंगर बढ़ रहा है यहां पे। तो किस पर ज्यादा इंपैक्ट आया? वेस्टर्न कंट्रीज पे इतना इंपैक्ट नहीं आया जितना कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज पे आया। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आप देखिए, क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन्हीं पर पड़ता है, क्योंकि एक तो ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो ट्रॉपिकल ये रीजन में आते हैं, तो यहाँ बीमारियां बहुत ज्यादा पड़ जाती हैं, गर्मी ज्यादा होने की वजह से बीमारियां भी बढ़ेंगी। उसके अलावा कोविड-19 का आप इंपैक्ट देखेंगे तो इसका इंपैक्ट भी इन कंट्रीज पे सबसे ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा डेथ इन्हीं कंट्रीज में रिकॉर्ड की गई थी। यहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, तो ये रीजन काफी ज्यादा प्रभावित रहा है, इसीलिए भारत हमेशा से ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाता रहा है। ओके, अगर हम चैलेंजेस की बात करें, ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाने में भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, तो सबसे पहली बात तो यह है, सर आप लीडर तो हैं ग्लोबल साउथ के, लेकिन ग्लोबल साउथ को एक साथ लेकर आपने किसी कॉमन शेयर्ड एजेंडा पर बात नहीं की है। ठीक है, शेयर्ड एजेंडा का मतलब होता है सभी ग्लोबल साउथ कंट्रीज के मुद्दों को आप एक जगह लेकर आइए। ऐसे प्रयास भारत की तरफ से बहुत कम देखने को मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमने न्यू फोरम्स बनाए थे ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, जैसे कि ब्रिक्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके सामने भी कुछ नए चैलेंजेस आ रहे हैं, नए थ्रेट आ रहे हैं। इसमें एक थ्रेट तो हो जाएगा टेररिज्म, उसके बाद पावर पॉलिटिक्स। यहां पर अगर आप पॉलिटिक्स से संबंधित मुद्दों को उठाते रहेंगे, आप अपनी वॉइस को रेज नहीं करेंगे, जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाएंगे, तो ऐसे में आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, जो भी आपने फोरम्स बनाए हुए हैं, ये एक समय पर आकर इनएक्टिव हो जाएंगे, इनका कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो एक चैलेंज भारत के सामने ये बना हुआ है। उसके अलावा मैंने बात करी ली, जैसे कि पावर कंपटीशन भी होता रहता है चाइना के बीच में, यूएस के बीच में और अदर कंट्रीज के बीच में, ये भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। जैसे अगर आप एग्जांपल लें तो अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर का इंपैक्ट इन सभी कंट्रीज पे देखने को मिला। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया का, वो भी कहीं ना कहीं हमें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज होते हुए दिख जाता है। कभी कभी हम छोटी छोटी कंट्रीज के कंसर्न को इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो ये भी एक चैलेंज यहां पर बना हुआ है भारत के ग्लोबल साउथ के विजन को लेकर। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें हमारा जो इनिशिएटिव है ग्लोबल साउथ को लेकर, वो क्या क्या रहा है, अभी तक हमने कौन कौन से प्रयास किए हैं, तो भारत हमेशा से क्लाइमेट एक्शन की बात करेगा, क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं कंट्रीज पर होता है। ये इतना कार्बन एमिशन करते भी नहीं है, कार्बन एमिशन करती हैं वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन इंपैक्ट आता है इन कंट्रीज पर, तो भारत क्लाइमेट एक्शन को लेकर बात करेगा। उसके बाद भारत क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात करेगा, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका एक एग्जांपल है, जहां पर हम ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, हम ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं जिससे कि एनवायरमेंट कम से कम प्रभावित हो। उसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम था वैक्सीन मैत्री, और वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंतर्गत हमने ग्लोबल साउथ कंट्रीज में से लगभग 96 कंट्रीज को 16 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 की वैक्सीन प्रोवाइड कराई थी। अब ये भारत की लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है कि ग्लोबल साउथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और यहां हम सिर्फ बात ही नहीं कर रहे कि इंपॉर्टेंट है, हम वहां कुछ स्टेप भी ले रहे हैं। और इस तरीके के जो प्रयास है ना, इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं, आपको अपने एग्जाम में सीधे यूज करने हैं। ये आपके जो क्वेश्चन है, आपका जो आंसर आएगा उसमें वजन बढ़ाएंगे। ठीक है, एक और अगर मैं आपको बात बताऊं तो भारत ने ग्लोबल साउथ के कंसर्न को लेकर एक बात उठाई थी डब्ल्यूटीओ में, और वो है आईपीआर का सस्पेंशन। क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन के टाइम पर बहुत सारी कंपनीज ने वैक्सीन डेवलप तो कर ली थी, लेकिन उसका लाइसेंस उन कंपनीज के पास था। और ये जो कंट्रीज हैं, आप जानते हैं लो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, तो ऐसे में ये महंगी वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो भारत ने इनके लिए एक बात कही कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को थोड़ा टाइम तक सस्पेंड कर दीजिए, सो डेट हम कोविड-19 की परेशानी का समाधान कर सकें मिलजुल कर। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो जाता है ग्लोबल साउथ का।
अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जो मैंने बताया था कि आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। अब यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन है सेंट्रल एशिया रीजन को लेकर है, तो इसमें आप सबसे पहले तो इंट्रो लिखने की कोशिश करेंगे और इंट्रो में आप भारत को एक मेजर पावर दर्शाएंगे कि भारत उभरती हुई मेजर पावर है। और चूंकि भारत उभरती हुई मेजर पावर है, इसीलिए भारत के नेशनल इंटरेस्ट भी ब्रॉड है, ब्रॉड नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, ये भी काफी ज्यादा है। और चूंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा हैं, ऐसे में सेंट्रल एशिया रीजन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप बॉडी लेंगे और बॉडी में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताइए सेंट्रल एशिया रीजन का। और इसमें आप काफी चीजें लिख सकते हैं, जैसे हमने एनर्जी सिक्योरिटी की अभी बात की थी, ठीक है, कजाकिस्तान का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके अलावा आप यहां पर लिख सकते हैं कि टेररिज्म का प्रभाव काफी ज्यादा है, उसको काउंटर करने में ये हमारी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा टू काउंटर चाइना, चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी के माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास करता है। ऐसे में एक विकल्प के रूप में हम इस रूट के थ्रू सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करके यूरोप तक भी पहुंच सकते हैं और हम व्यापार भी कर सकते हैं। तो ऐसे में चाइना हमारे लिए एक जो है चैलेंज बन रहा है, उसको हम सरपास कर सकते हैं, उसको बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें बॉडी में कुछ लिखना है। उसके बाद अशगाबाद एग्रीमेंट पर आपको बात करनी है, क्योंकि मेनली क्वेश्चन यही है कि अशगाबाद एग्रीमेंट को लेकर भारत को किस प्रकार से बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। अब अशगाबाद एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं, अशगाबाद एग्रीमेंट सेंट्रल एशिया और पर्सियन गल्फ, एक सेकेंड, पर्सियन गल्फ, इन कंट्रीज के बीच में एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ठीक है। अब भारत अगर इसमें शामिल हुआ है तो भारत के लिए बेनिफिट क्या रहेंगे, अगेन आप सेम चीजों को लिखेंगे। भारत के लिए एक तो इकोनॉमिक बेनिफिट रहेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट में भारत सेंट्रल एशिया का एक बड़े बाजार को प्राप्त कर लेगा। उसके अलावा भारत का एक्सपोर्ट यूरोप में बढ़ जाएगा। उसके अलावा आप देखिए, यहां पर जो आप लिखेंगे, यहां पर शॉर्ट पॉइंट्स में लिखेंगे इन चीजों को, लेकिन यहां इसमें ब्रॉड करके लिखेंगे थोड़ा इकोनॉमिक डायमेंशन को। उसके अलावा आप यहां पर लिखेंगे पॉलिटिकल डायमेंशन को, या फिर हम पॉलिटिकल की जगह शब्द यूज कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिकली ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि यहां सुरक्षा चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। तो ऐसे में भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आप भारत के इन्वेस्टमेंट की भी बात कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में भारत का काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो भारत के काफी ज्यादा इंटरेस्ट है इस रीजन में, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आप यहां पर लिखेंगे और फाइनली कंक्लूजन में लिखेंगे कि अशगाबाद एग्रीमेंट के अंतर्गत, या फिर आप इसका कंक्लूजन जो लिखेंगे, कंक्लूजन में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को शामिल करते हुए लिखेंगे। और आप ये लिखेंगे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में ईरान के चाबाहर पोर्ट को शामिल करने के बाद इंडिया इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकता है और जो है अपने संबंधों को बेहतर कर सकता है इन कंट्रीज़ के साथ। तो इस तरीके का एक छोटा सा कंक्लूजन आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा सेशन था इस वीक का आईआर से रिलेटेड। मिलते हैं न्यू सेशन में न्यू टॉपिक्स के साथ। आप जो भी अपना रिव्यू लिखना चाहते हो इस सेशन के बारे में लिख दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से आपके रिस्पॉन्स का मुझे पता लगता है। ओके, तो चलिए यहाँ समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।